चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें हमें क्या करना है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमें जो ये प्रश्न दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें ना तो हमें x का मान निकालना ना y का मान निकालना, कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ इस प्रश्न के अनुसार हमें द्विघात समीकरण के रूप में बदल देना है। इस सवाल को हमें क्या द्विघात समीकरणों के रूप में बदलना है। जैसे यहाँ पूछा गया है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें चौड़ाई ज्ञात कीजिए या चौड़ाई ज्ञात करो। उन्होंने प्रश्न पूरा करने के लिए बताया है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इस पूरे प्रश्न को हमें क्या करना पड़ेगा, ax² + bx + c के रूप में बदलना। ना ही हमें x का मान निकालना ना y का मान, सिर्फ इन प्रश्नों को हमें द्विघात समीकरण में बदलना है। देखिए क्या दिया है प्रश्न। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए क्षेत्र की लंबाई क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो पहले चौड़ाई हमें पता हो तब तो हम लंबाई निकालेंगे। जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने। अब चौड़ाई का 2 गुना हम कैसे करेंगे, जब हमें चौड़ाई पता हो तब तो उसका 2 गुना करेंगे, क्योंकि जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। अब चौड़ाई का 2 गुना, तो पहले माना कि चौड़ाई x मीटर है। देखिए प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला हमने मान लिया, माना चौड़ाई कितनी है x, तो लंबाई कितनी होगी। लंबाई देखिए, लंबाई उन्होंने कहा है चौड़ाई के 2 गुने से। चौड़ाई मतलब x के 2 गुने मतलब 2 गुना। चौड़ाई का 2 गुना हो गया, 2 गुने से 1 अधिक। तो देखिए ये लंबाई और चौड़ाई हो गई। लंबाई हमने मान ली x, तो चौड़ाई मान ली हमने x, तो लंबाई क्या होगी, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। ये हमारी लंबाई और चौड़ाई हो गई। प्रश्न में दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528, मतलब आयत का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर है। तो इसे भी आयत का क्षेत्रफल बराबर 528। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर। देखिए आयत का क्षेत्रफल उतना ही, लंबाई कितनी है, लंबाई है 2x + 1 और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है हमारी x, बराबर में वही 528 चलता रहेगा। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब जो ये 528, देखिए x का गुणा कर दिया, 2x² + x, 528 जो प्लस के साइड काय में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। तो देखिए 2x² + x माइनस के 528 बराबर में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बराबर में बचेगा 0। यही हमें हल करना था, सिर्फ और सिर्फ हमें द्विघात समीकरण तक बनाना था बस। ये जो प्रश्न दिया गया है हमारा वो द्विघात समीकरण के रूप में चेंज हो चुका है। बस हमें यहीं तक हल करना था और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा यही होगा, ये वाला, ये हमारा आंसर होगा। अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रश्नावली 4.1 का दूसरा सवाल, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यदि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माना पहला पूर्णांक है x, तो अगला क्या होगा, x + 1 होगा। उन दोनों का गुणनफल कितना, 306 है। दो क्रमागत मतलब एक के बाद, मान लो जैसे पहला 3 है तो अगला क्या होगा, 4 होगा। इसी प्रकार से यदि पहला x है तो अगला क्या होगा, x + 1 होगा, और उन दोनों का गुणनफल कितना, 306। चलिए देखते हैं इसे। माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक, पहला x तथा दूसरा x + 1 है। दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो पहला x दूसरा x + 1 बराबर 306। दोनों पूर्णांकों का गुणनफल मतलब पहला पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक बराबर 306। अब इनका गुणा कर देंगे। अब इसे हमने हल कर दिया तो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में चेंज हो गया। और यही हमें अपने प्रश्न में करना था। पूरे सवाल को जो दिया गया था उसे द्विघात समीकरण में बदलना था, ना कि उसके x y वाले मान या और कुछ मान ज्ञात करने थे।
हमें इसके मान ज्ञात नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण में चेंज करना है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया, दूसरा प्रश्न भी हो गया, दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा प्रश्न। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ये कब की बात हो रही है? वर्तमान की। मतलब जो रोहन की माताजी की उम्र है वो रोहन की उम्र से 26 वर्ष अधिक है। तो पहले हमें रोहन की आयु तो पता हो कि रोहन की आयु कितनी है। तो हमने माना कि रोहन की आयु x है, तो माताजी की आयु अभी इस समय कितनी होगी? x प्लस 26। चलिए आगे। उनकी आयु वर्ष में, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो सीधी सी बात है, अब से 3 वर्ष पश्चात अभी कितनी आयु है? रोहन की आयु हमने मानी थी x, तो उनकी माँ की आयु कितनी थी? x प्लस 26 अभी थी। ये जो आयु है वो अभी वर्तमान की बताई गई है। अब से 3 वर्ष पश्चात, तो अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी? x प्लस 3, x प्लस 3, और उसकी माँ की आयु क्या होगी? x प्लस 26 तो पहले से थी, और 3 वर्ष बाद मतलब 3 और जोड़ देंगे। चलिए देखिए, तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 360 हो जाता है। और हमें क्या वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, सीधी सी बात है, इसका समीकरण बनाना है फिर बाद में। चलिए देखिए, रोहन की आयु मान ली कितनी? x वर्ष। माना रोहन की आयु x वर्ष, तो उसकी माँ की आयु कितनी आएगी? x प्लस 26 वर्ष आएगी। अब दूसरी शर्त दी गई है 3 वर्ष बाद। देखिए तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी? रोहन की आयु होगी x प्लस 3। तो माता जी की आयु कितनी होगी? जो वर्तमान में आयु कितनी थी दोनों की? रोहन की x थी और माता जी की थी x प्लस 26 वर्तमान में। अब रोहन की जब 3 वर्ष बाद आयु है x प्लस 3, तो माता जी की आयु कितनी होगी? जो भी वर्तमान में उसमें 3 वर्ष और जोड़ देंगे, तो x प्लस 26 प्लस 3। अब उन्होंने कहा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाता है? 360। तो देखिए 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 360 है। जो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु है x प्लस 3 और x प्लस 29, 3 वर्ष बाद की जो भी आयु है उन आयु का गुणनफल कितना है? 360 है। तो इसके अनुसार हमने गुणनफल किया बराबर में 360, x का गुणा x स्क्वायर, इस x का गुणा फिर 29 में, तो 29x। अब 3 का गुणा करेंगे 3x, और 3 का गुणा 29 में करेंगे तो 87, प्लस के 3 बराबर में 360 है। ये जो 360 है साइड आएंगे माइनस में, तो 87 के घट जाएंगे, तो बचेगा 273, 29 3 32, और ये एक्स स्क्वायर। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। देखिए ये हमारा पूरा क्वेश्चन था ये, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूरे सवाल को हमें सिर्फ और सिर्फ समीकरण में बदलना था, तो ये हम बदल चुके हैं। धन्यवाद। चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर दूसरे का चौथा प्रश्न क्या है? एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। यदि वह एक समान से चल रही है तो उस समय जो समय लिया उससे 3 घंटे अधिक टाइम लेगी। कब? जब उसकी चाल में क्या 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, तब वह पहले के समय से 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए इस प्रकार से ये इस प्रश्न का भी हमें द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। तो मान लिया जब 480 किलोमीटर की दूरी जब वह समान चाल से चल रही थी, उस समय उसकी चाल क्या x किलोमीटर प्रति घंटा। उस समय हमने उसकी चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए प्रश्न पर आते हैं। माना रेलगाड़ी की समान चाल कितनी x किलोमीटर प्रति घंटा, तब दूरी और समय क्या होगा? तो दूरी तो वह है 480 किलोमीटर ही तय कर रही है। दूरी कितनी? दूरी 480 किलोमीटर, और समय कितना होगा? तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 480, और चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा।
अब देखिए प्रश्न में दिया है यदि चाल कितनी 8 कम कर दी जाए तब क्या हो। जब चाल कितनी हो जाएगी x-8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब जो सामान्य चाल है उसमें से यदि 8 किलोमीटर कम कर दिए जाए, किलोमीटर दूरी नहीं सॉरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम कर दी जाए तो पहले की चाल थी x, तो अब की चाल क्या होगी x-8, तब दूरी तो वही रहेगी, दूरी क्या रहेगी 480। समय क्या रहेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 480 बटे चाल कितनी है x-8, तो देखिए समय बराबर 480 बटे x-8, क्योंकि समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी ये हो गई 480 और चाल कितनी है x-8, और जब चाल हमने नहीं बदली थी तब हमारी चाल समय दूरी, और जब हमने चाल में परिवर्तन कर दिया तब चाल समय दूरी। ठीक है, अब प्रश्न में एक शर्त दी गई है कि समय क्या होता है यदि चाल में 8 कम कर दिए जाएं तो चाल जो दूरी है उसे तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं पहले के समय से 3 घंटे अधिक। कब, यदि चाल में 8 कम कर दिए जाए, चाल में 8 कम करने पर पहले के समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो जो नया समय कौन सा, ये वाला 480 बटे x-8, जो नया समय है वो पुराने समय से कितना है 3 अधिक है। क्यों, क्योंकि जब चाल x की जगह पर x-8 हो रहा है तब जो नया समय है वो पुराने समय से कितना 3 अधिक है। चलिए लिखते हैं, इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा 480 बटे x, ये था हमारा पुराना ये हमारा हो जाएगा। देखिए जो नया समय क्या था 480 बटे x-8, तो 480 बटे x-8 है जो पुराना समय क्या था 480 बटे x, पुराने समय से क्या 3 अधिक है, नया समय पुराने समय से 3 अधिक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, तो पक्षांतर करके और भी जो गुणा भाग भिन्न है उस प्रकार से हल करते हैं इसे। चलिए देखते हैं हल करने पर क्या हुआ, 480 बटे x इस साइड माइनस में आ जाएगा, बराबर में ये 3 बचे रहेंगे। तो अब देखिए ये x इसके साथ गुणा में चला जाएगा और ये x-8 इसके साथ गुणा में चला जाएगा और यहाँ लासा आएगा ये। अब ये अगली बार में 3 के साथ गुणा में चले जाएंगे, यहाँ 3 का गुणा एक बार पहले हम x के साथ करेंगे तो हो जाएंगे 3x, फिर 3x का गुणा करेंगे इसमें x-8 में। तो देखिए यहाँ जो 480x माइनस 480 x-8 थे इनका हमने गुणा किया, तो देखिए यहाँ होगा 480x, यहाँ कितनी माइनस के 480x, यहाँ 8 का गुणा करेंगे तो 3840, 8 का गुणा करेंगे तो 3840, और जो बटे में थे x-8 और x ये 3 के गुणा में पहुँच जाएंगे। तो देखिए x-8 और x ये पहुँच गए 3 के गुणा में, तो पहले हमने गुणा किया x का तो हो गया 3x, अब फिर करेंगे 3x का गुणा तो 3x² माइनस 3 24x। इस साइड देखिए 480x में से 480x कट गए, बचा 0, यहाँ 3840, ये प्लस के हैं साइड 3480 3840, इस साइड माइनस में आ गया 3840 माइनस में, इस साइड क्या था 3x² 3 24x और माइनस के 3840, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है। इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट हो चुकी है।